एक थ्योरी चल रही है सर कि अमेरिका को ये वॉर बहुत महंगी पड़ रही है। आप अगर एक 20-25 हज़ार के ड्रोन को अटैक करने के लिए उससे 4 से 5 गुना ज्यादा मिसाइल यूज कर रहे हैं तो यू डू द मैथ्स, लेकिन इजराइल ने इसका एक तोड़ निकाला है। एक थ्योरी चल रही है सर कि अमेरिका को ये वॉर बहुत महंगी पड़ रही है क्योंकि ईरान जो ड्रोन अटैक करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है वो $20,000 $25,000 के हैं और उधर से जो इंटरसेप्टर इस्तेमाल हो रहे हैं वो लाखों डॉलर के। क्या ये सच है कि ये वॉर इजराइल अमेरिका के लिए बहुत महंगी है? देखिए, एक जो शाहिद ड्रोन का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, वो 20 से 50 हज़ार डॉलर के बीच में है। और जो इंटरसेप्टर्स हैं, जो कि ड्रोन्स आते हैं जिनको तबाह करने के लिए जो मिसाइल फायर की जाती है उसको हम इंटरसेप्टर बोलते हैं। जो इंटरसेप्टर्स हैं जैसे थार्ड के हैं वो $500,000 से ज़्यादा की एक मिसाइल है, और जो पैट्रियट मिसाइल्स के वो भी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव हैं। और आप अगर एक 20-25 हज़ार के ड्रोन को अटैक करने के लिए उससे 4 से 5 गुना ज़्यादा मिसाइल यूज़ कर रहे हैं तो यू डू द मैथ्स, इट्स डेवास्टेटिंग फॉर कंट्रीज यूजिंग थार्ड और पैट्रियट मिसाइल सिस्टम्स। तो ये एक बहुत मैथ्स जो बहुत अगेंस्ट जा रहा है अमेरिका और इजराइल के, लेकिन इजराइल ने इसका एक तोड़ निकाला है। अगर आपने देखा होगा अभी एक दे हैव मेड दिस लेजर सिस्टम्स, इट्स कॉल्ड आयरन बीम, और उन्होंने इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया है। इजराइल हैज़ ऑपरेशनलाइज्ड आयरन बीम इन द बैटलफील्ड नाउ। जब वो लाइट गति, लेज़र जैसे आप जानते हैं कि लाइट की गति से चलता है, जो कि किसी भी हाइपरसोनिक कितनी भी तेज़ मिसाइल हो उसको इंटरसेप्ट करने की क्षमता रखता है अगर लॉक ऑन कर लिया है तो वो उन्होंने ऑपरेशनलाइज कर दिया है। और इसमें अगर हम अब हिसाब की बात करें कि कितना डॉलर किस में लग रहा है, उसकी जो खर्चा आता है, क्योंकि उससे बिजली लगती है उसके अंदर, उसका खर्चा आता है $3.25 फॉर एनी मिसाइल और एनी ड्रोन कमिंग इन, $3.30। तो देखिए, इजराइल अगेन, अगर ईरान इतना सिविलाइजेशनली स्ट्रांग है, सो इज इजराइल, एंड इनोवेशन Israel has no match. Their technological prowess, their innovation, Israel has no match. And they have developed the first country to operationalize laser beam to destroy missiles and drones, which they're calling Iron Beam now. एक थ्योरी सर और आ रही थी सोशल मीडिया पर, हालांकि क्योंकि वॉर प्रोपेगेंडा होता आप हमेशा कहते हो, क्या कहीं से कोई चांसेस हैं कि अयातुल्ला खामनी जिंदा हो? बिल्कुल नहीं। कोई थ्योरी, 100% इज डेड। अगर अगला सुप्रीम लीडर डिक्लेयर हो गया है, एंड व्हेन दे कैरिड आउट दिस स्ट्राइक, आपने शायद उसके वीडियोस नहीं देखे? देखे मैंने, वो जो पूरा इलाका गायब हो चुका है। चींटी भी जिंदा नहीं बच सकती, इंसान की तो बहुत दूर की बात है। अयतुल्ला खोमेनी इज डेड फॉर गुड। तो जो थ्योरी आ रही थी कि उनकी लाश नहीं मिली, वो इसीलिए नहीं मिली क्योंकि सब सभा हो गया। अब चीथड़े उड़ गए तो लाश कहां से मिलेगी फिर? ही इज डेड अनडाउटेडली। बट उनके पास कई सारे बंकर्स थे जो हमने दिखाया कि जो एटॉमिक हमले भी झेल सकते थे। खामनी इतने लापरवाह कैसे हो गए? देखिए, जैसे मैंने बताया था, उनके पास बंकर थे बहुत नीचे, जमीन के 500 मीटर नीचे, जिन पे अगर एटॉमिक बम भी गिरेगा तो शायद वो बच जाएंगे। और मैंने आपको बताया कि लड़ाई जल्दी क्यों शुरू हुई, कि वो निकले किस चीज़ के लिए, उन्हें लगा कि शायद कुछ मिनट के लिए आएंगे, आप मीटिंग करेंगे, वापस चले जाएंगे। और उन्होंने कुछ मिनट के लिए निकले, और जो ये उन्होंने कुछ मिनट के लिए निकले, ये जो भूल थी, जो एक गलती थी, बहुत महंगी साबित हुई, और इसी का इंतजार इजराइल कर रहा था। इजराइल ने कहा कि जो भी नेक्स्ट लीडरशिप होगी हम उसको ही मारेंगे। मुश्तबा खामनी आए, उनको लेकर एक थ्योरी चल रही है कि कोमा में हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, पैर कट गया है, बड़ी थ्योरीज आ रही है। ये वॉर प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकते हैं या ये रियलिटी करीब है? देखिए, प्रोपेगेंडा का हिस्सा हो सकता है। जैसे मैंने आपको बोला, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर दोनों तरफ से बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है, एंड दिस इज कॉल्ड फॉग ऑफ वॉर। फॉग ऑफ वॉर में कई चीज़ें क्लियर नहीं होती, जो लगता है शायद वैसा नहीं है, कुछ चीज़ें पता नहीं लगती। तो किसी के पास भी अभी ये 100% कहना कि उनको जो फिजिकल डैमेज हुआ है, जो चोट पहुंची है, कितनी भयावह है, कहना मुश्किल है कि वो कोमा में हैं या उनके पैर चले गए हैं दोनों, या वो हल्की फुल्की चोट लगी, कहना मुश्किल है, पर वो जख्मी ज़रूर हैं, ये कंफर्म्ड है। बट ये कैसे पॉसिबल है कि इजराइल के पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि वो हमेशा टॉप लीडरशिप को अटैक कर लेता है, ईरान वो नहीं कर पा रहा? देखिए, मैंने आपको बोला कि सबसे इंपॉर्टेंट एसेट जो है इजराइल का, वो उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद है। और मोसाद में भी देखिए, इंटेलिजेंस बहुत प्रकार की होती है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस, सिग्नल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, एंड ह्यूमन इंट सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है, और ये मोसाद की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार उन्होंने काउंटर इंटेलिजेंस अथॉरिटी का गठन किया ईरान ने, ताकि जितने स्पाइज हैं कंट्री के अंदर, जो भी मोसाद के, MI6 के, CIA के
एजेंट्स हैं कंट्री में, उनको निकाल के खत्म कर दिया इसका जाए। हेड मोसाद का था, तो उसमें उसी एजेंसी में कितने लोग वहां से निकले? उसका हेड मोसाद का था, देखिए उनके फिर आप। प्रधानमंत्री की शायद स्टेटमेंट था, मुझे याद है, मैंने स्टोरी की थी ये। देखिए आप फिर, तो ये मोसाद की ताकत है, और इस तरह की ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क बनाने की क्षमता और किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी के पास दुनिया में नहीं है। क्या, कैसे ये हो जाता फिर? मोसाद कैसे कर लेता ये? वो तो छोटा सा देश है, जमीन भी इतनी नहीं है, लोग भी इतने नहीं है। देखिए, एक अंग्रेजी में कहावत है, इट्स नॉट द साइज ऑफ डॉग दैट मैटर्स, इज द साइज ऑफ फाइट इन अ डॉग दैट मैटर्स। इसराइल छोटा जरूर हो सकता है, लेकिन जो एक जज्बा है लोगों के अंदर, जो मादा है उनके अंदर, वो अनमैच्ड है। बड़े बड़े मुल्कों को इमेजिन करिए, जो लड़ाई हुई हैं 1967 में, 7 डेज वॉर, जो लड़ाई पास में हुई हैं, 5 अरब ममालिक ने इकट्ठा मिलकर, जो उनसे साइज़ में 20, 30, 40, 100 गुना बड़े हैं, पॉपुलेशन उनसे 40, 50 गुना ज़्यादा है, उन्हें सरप्राइज हमला किया है जब हमने कोई आशंका नहीं थी, और इजराइल ने हर बार उनको परास्त किया है। कारण क्या है कि जज्बा है, टेक्नोलॉजी भी है और अमेरिकन सपोर्ट भी है अनडाउटेडली, लेकिन इस सब के बावजूद जज्बा है। और कितनी भी टेक्नोलॉजी हो, जैसा कि हम कहते हैं फौज में, you might have the best weapon, but it will, at the end of it, it is always the man behind the machine who will matter. And those men, I would say, I've seen them, interact with them myself personally in IDF, are amazing. I would say as a soldier, they are some of the best soldiers in the world. दुनिया में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अमेरिका इजराइल की लड़ाई लड़ रहा है। अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारे सर्वे निकल कर आ रहे हैं कि अमेरिका इस वॉर का हिस्सा क्यों बना। एक थ्योरी ये भी आ रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कॉम्प्रोमाइज है इजराइल से, मोसाद से। एप्स्टीन फाइल का भी जिक्र निकल कर आ रहा है कि एप्स्टीन फाइल के दाग को छिपाने के लिए भी, और एक ये भी था कि कुछ और भी इजराइल के पास है, क्योंकि इजराइल 10 साल आगे का प्लान करता है, इसीलिए ट्रंप ने इजराइल की वॉर को अपनी वॉर बना लिया है। क्या ये जो थ्योरीज हैं, इनमें 1% भी सच्चाई हो सकती है? देखिए, वी टॉकिंग अबाउट इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट। कुछ भी हो सकता है होने को, तो मैं हर चीज़ किसी को 100% नहीं नकारूंगा, लेकिन जो प्रतीत होता है, जो एक मैं एज ए एनालिस्ट देखता हूं, इट्स अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, जो ईरान की साइड से फैला गया होगा। जहां अमेरिका में डेमोक्रेट्स और जो ट्रंप के विरोधी हैं बोल रहे हैं कि ट्रंप इज कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ऑफ एप्स्टीन फाइल्स एंड एप्स्टीन वाज अ मोसाद एजेंट। वहीं ब्रिटेन में लोग जिनका मकसद है कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई उसको बढ़ाया जाए यूरोप तक, वो सब बोल रहे हैं कि एप्स्टीन रशियन एजेंट था। तो ये सब प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। कुछ भी हो सकता है, 100% नहीं नकार सकते हम, लेकिन जो मोटा मोटा अंदाज़ा आप कॉमन सेंस से लगा सकते हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं बोलूँगा कि इजराइल का इन्फ्लुएंस नहीं है। इजराइल का अमेरिका में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो सिर्फ ट्रंप तक सीमित नहीं है। आज तक जितने अमेरिकन प्रेसिडेंट आए हैं, इजराइल हैड इन्फ्लुएंस ओवर ऑल ऑफ देम। उसका मेन रीज़न देखिए, जूस जो हैं, बहुत जो एक कॉम है, वो सिर्फ इंटेलिजेंट नहीं है, वो अमीर भी हैं। जितने द टॉप बैंकर्स इन द वर्ल्ड आर ऑल जूस। फेडरल रिजर्व ऑफ अमेरिका, विच कंट्रोल द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ नॉट ओनली यूएस बट द होल वर्ल्ड, देयर लिटिल बिट हाइक ऑफ इंटरेस्ट रेट और ड्रॉपिंग इट शेक्स द मार्केट्स अराउंड द वर्ल्ड. Most of them are Jews who control it. And the money they have, and America, they might call it a democracy. They mock us. हमारा मजाक उड़ाते हैं कि भारत की डेमोक्रेसी क्या है. हमारी डेमोक्रेसी उनसे 100 गुना बेहतर है. American democracy runs 100% on contributions, on money given by various influence groups, और जिनको वो बोलते हैं Caucasus बोलते हैं, ये उनसे चलती है. आप अमेरिका में इलेक्शन नहीं लड़ते जब तक आपके पास मिलियंस ऑफ डॉलर्स ना हो, और ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स देने वाले बहुत कम लोग हैं. दे आर ऑल बिलियनर्स, ऑल दीज टेक्नोक्रेट्स जिनकी हम बात करें, एलोन मस्क इंक्लूडेड, और बहुत से लोग बैंकर्स जिनका पैसा है जो फंड करते हैं इलेक्शंस को. और जब मैं आपकी इलेक्शन को फंड कर रहा हूँ तो आपकी ऑब्लिगेशन होगी कि आप जो मैं बोलूँगा वो करें काफ़ी हद तक, और मे बी अगली बार नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा. और जो अभी मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, शायद आपके कैंडिडेट्स के पास दे विल नॉट हैव एनफ मनी टू फाइट द इलेक्शंस. तो इन्फ्लुएंस रहता है, इसमें कोई दो राय नहीं है. और जूइश लॉबी जो है, अपैक बोलते हैं शायद उसको, एपैक, वो उनके पास बहुत पैसा है, और वो हर कांग्रेसमैन, सीनेटर और प्रेसिडेंट जो इलेक्शन लड़ते हैं उनको फंड करते हैं, दोनों तरफ से, डेमोक्रेट्स की तरफ से भी और रिपब्लिकन्स की तरफ से भी. और तभी आप पाएंगे कि काफ़ी सारी जो प्रो इजराइल चीज़ें पेश होती हैं सेनेट में या अमेरिकन कांग्रेस में, वो बाईपार्टीसन पास होती हैं. दोनों डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स उसको सपोर्ट करते हैं. तो आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका में सरकार किसी की भी हो, सिस्टम इजराइल का होता है?